Hello, my lovely students. A very warm welcome to this amazing platform of learning CUET Wala. I hope you all are doing absolutely fine and ready to begin with another class on your Safal 2.0 batch. So together we are studying the concept of legal studies. अभी तक हमने almost अपना syllabus wind up कर लिया है, कुछ ही topics बाकी हैं. Like today we are going to discuss the concept of legal profession in India and abroad. और फिर last class इसके बाद हमारी रह जाएगी international law की. और उसके बाद हो सकता है आई विल हैव अनदर क्लास ऑन इंपॉर्टेंट केस लॉज जो कि आपके सीयूईटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है. नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस सी द रीकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लीगल सर्विसेज इन इंडिया कि लीगल सर्विसेज इन इंडिया या अब्रॉड इस कॉन्सेप्ट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो हमने डिस्कस किया था. फिर हमने बात की थी फ्री लीगल एड कि फ्री लीगल एड होता क्या है, जिसमें हमने जाना था या ये समझा था कि हमारी सोसाइटी में जो हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अपने लिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. तो उन लोगों का अगर कोई राइट वायलेट होता है तो उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन तो होना चाहिए ना कि वो उनके राइट्स को भी डिफेंड किया जाए या उनके राइट्स को भी कोर्ट में रिप्रेजेंट किया जाए. तो उनको ये राइट प्रोवाइड करने के लिए, उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया. अब जो फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि देयर शुड बी कंप्लीट जस्टिस. वो दो आर्टिकल्स पे बेस्ड है. आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इक्वालिटी की बात करता है, और दूसरा है आर्टिकल 15 दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा. सो फॉर कंप्लीट जस्टिस इट इज रिक्वायर्ड कि जो गैप है रिच और पुअर के बीच में उसको ब्रिज किया जाए या उसे खत्म किया जाए और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन दी कोर्ट रूम. तो वहां पर इसलिए फ्री लीगल एड का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से आर्टिकल 39A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डीपीएसपी है, एंड इट टॉक्स अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लीगल एड. ये 42nd अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976. ये कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया ये इंश्योर करने के लिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ समवन्स फाइनेंशियल कंडीशन एवरीवन शुड हैव द राइट टू प्रेजेंट हिज केस इन द कोर्ट रूम. ठीक है. फिर उसके बाद हमने बात की थी इंटरनेशनल एरेना में, यानी कि इंटरनेशनल स्फेयर में क्या प्रोविजंस हैं हमारे फ्री लीगल एड की, जिसमें हमने डिस्कस किया था जो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसका आर्टिकल 8 भी यही बात करता है कि हर व्यक्ति को इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज रिच और पुअर, हर व्यक्ति को फ्री लीगल एड की प्रोविजन प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर इक्वालिटी या इक्वल जस्टिस के लिए. ये बेसिक कंडीशन है. फिर हमने आर्टिकल 14 क्लॉज 3 क्लॉज डी ऑफ द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसका जो ये प्रोविजन है वो ये बताता है जब भी किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्ज लगाया जाता है तो उसको कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि उसे बताया जाएगा कि तुम्हारे अगेंस्ट ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं. फिर उसे बताया जाएगा कि अगर तुम ये लीगल असिस्टेंस तुम्हें कहीं से कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट तो कि उसे लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, कोई व्यक्ति जो उसके केस को उसके लिए डिफेंड करे. फिर हमने बात की थी कुछ अथॉरिटीज की, लीगल इंस्टीट्यूशंस की, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. यहां पर क्या है, पैनल ऑफ लॉयर्स को अपॉइंट किया जाएगा और वो इनका जो कमिटीज का या इन अथॉरिटीज का क्या फंक्शनिंग होगा, वो कैसे गवर्न होगा. नालसा रेगुलेशन 2010 हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था एम्पैनलमेंट ऑफ लॉयर्स कि हर लेवल ऑफ कोर्ट पे एम्पैनलमेंट ऑफ लॉयर्स होगा जो इन लोगों को फ्री लीगल एड असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे. अब एम्पैनलमेंट ऑफ लॉयर में कौन होंगे वो एडवोकेट्स जिनको कम से कम 3 या 3 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है बार का, वो ही फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. और हर 3 साल बाद दोबारा से ये जो पैनल है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा. ये प्रोविजंस हमने डिस्कस की थी. अब इसके बाद we will discuss or we will see the topics that we are going to cover in today's class. तो सबसे पहले we will talk about history of legal profession in India. फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉयर्स. यहां पर हम ब्रॉडली ये देखेंगे कि लॉयर के लिए हम कई बार इंटरचेंजेबली अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं. कई बार लॉयर वर्ड बोलते हैं, कई बार एडवोकेट बोलते हैं, कई बार अटर्नी बोलते हैं, कई बार बैरिस्टर बोलते हैं. इनके बीच का डिफरेंस क्या है वो भी हम आज की क्लास में समझेंगे. Then we will talk about Advocates Act of 1961.
इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके आने से क्या क्या चेंजेस आए हमारे इन द फील्ड ऑफ एडवोकेसी, वो हम जानेंगे। फिर हम बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट, कि एक वकील की, एक एडवोकेट की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देन द नेक्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये जो बॉडी है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या ड्यूटीज हैं, ये क्या रोल परफॉर्म करती है, वो हम बात करेंगे। फिर है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी काम आता है कि क्या हमारी कंट्री में जो लोग लॉ पढ़ रहे हैं या जो यहाँ के एडवोकेट्स हैं वो फॉरेन कंट्री में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जो फॉरेन कंट्री के लॉयर्स हैं क्या वो यहाँ आके हमारी कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। एंड लास्टली वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे उसमें से जो लीगल प्रोफेशन में से सीयूईटी पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो हम आज की क्लास में टुवर्ड्स द एंड वी विल डिस्कस देम। ऑलराइट, चलो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, कि हमारी कंट्री में लीगल प्रोफेशन की क्या हिस्ट्री है, कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई, कहां से इसकी शुरुआत हुई, अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले लीगल प्रोफेशन इन इंडिया इज एडवोकेटेड बाय और रेगुलेटेड बाय द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। अब यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं, हमारा जो एडवोकेट्स एक्ट है कि अगर आपको एक एडवोकेट बनना है तो उसके लिए क्या क्या मिनिमल एलिजिबल क्राइटेरिया, कि यू शुड हैव अ लॉ डिग्री, ईदर इट कैन बी अ 3 ईयर लॉ डिग्री और अ 5 ईयर लॉ डिग्री, और अपार्ट फ्रॉम दैट एक मिनिमम एज बताई गई है that a person who wants to become an advocate, अगर किसी को एडवोकेट बनना है तो उसकी कम से कम यानी कि मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स। तो इस तरीके से एडवोकेट्स एक्ट गवर्न्स एवरीथिंग रिलेटेड टू द एडवोकेट्स, कि कब कहां पर कोई एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता है, किन केसेस को वो ट्राई कर सकता है, किन को नहीं ट्राई कर सकता, कोई बार लगाना है हमें किसी एडवोकेट पे, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो वो कब लग सकती हैं, कब किसी एडवोकेट को सस्पेंड किया जा सकता है, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड अंडर द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। तो 1726 की अगर हम बात करें, 1726, तो यहां पर क्या हुआ था, मेयर्स कोर्ट, नो एस्टेब्लिश्ड सिस्टम ऑफ लीगल प्रोफेशन। तो 1726 में हमारे पास मेयर्स कोर्ट्स होते थे, यहाँ पे कोई एस्टेब्लिश सिस्टम नहीं था लीगल प्रोफेशन का कि कौन रिप्रेजेंट करेगा, कोई रूल्स रेगुलेशंस लेड डाउन नहीं थे, कैसे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग होगी, कैसे एविडेंस प्रेजेंट करा जाएगा, कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिससे कि इंडियन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लीगल प्रैक्टिस की शुरुआत हुई 1773 से। यानी कि जो लीगल सिस्टम ब्रिटेन में फॉलो हो रहा था, ब्रिटिश लोग जो लीगल सिस्टम फॉलो कर रहे थे उसे हमारी कंट्री में अप्लाई किया गया, क्योंकि 1600 में क्या हो गया था, ब्रिटिशर्स इन्वेडेड आवर कंट्री एंड देन इट वाज ब्रिटिश रूल व्हिच वाज गोइंग ऑन अप टिल ऑलमोस्ट फॉर ओवर 200 इयर्स। देन 1793 में क्या हुआ, 1793 में वकालतनामा का जेनेसिस हुआ। अब ये जो टर्म है वकालतनामा, वकालतनामा इज एन इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू, वकालतनामा। तो वकालतनामा इज नथिंग बट इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द एडवोकेट एंड हिज क्लाइंट। तो वकालतनामा आज भी प्रैक्टिस में है। वकालतनामा बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है एक क्लाइंट और उसके एडवोकेट के बीच में, कि अब से तुम मेरा ये जो केस है कोर्ट में रिप्रेजेंट करोगे, फीस कितनी मैं तुम्हें उसके लिए पे करूंगा, ठीक है, और भी इसके साथ जो भी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आज से मेरे लीगल इंटरेस्ट को तुम रिप्रेजेंट करोगे, वो है हमारा वकालतनामा। वकालतनामा कब खत्म होता है, या तो दोनों में से कोई सी पार्टी की डेथ हो जाती है या जब केस की सुनवाई पूरी हो जाती है तो वकालतनामा ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड, वो खत्म हो जाता है, उसकी नेचुरल लाइफ कम्स टू एन एंड। देन 1846 की अगर हम बात करें तो रिलीजियस टेस्ट फॉर एनरोलमेंट एज प्लीडर वाज एबॉलिश्ड, यानी कि सर्टेन कुछ रिलीजियस बेसिस टेस्ट होते थे इफ समबडी वांट्स टू बिकम एन एडवोकेट, तो वो रिलीजन पर्सपेक्टिव से जो टेस्ट का बाइफर्केशन था उसको खत्म कर दिया गया। कौन से ईयर में, इन द ईयर ऑफ 1846। फिर हम 1926 की अगर बात करें तो इट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन बार काउंसिल एक्ट। अब कुछ इंडियंस के लिए होने लगा, इंडियन बार काउंसिल एक्ट आया
कि कैसे इंडिया में जो एडवोकेट्स हैं वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ कहाँ कौन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता है, क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सब पहली बार डिस्कस हुआ इंडियन पर्सपेक्टिव से इन द ईयर ऑफ 1926। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉयर्स, कि अलग अलग जो कैटेगराइजेशन किया गया है लॉयर्स का उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं प्री एडवोकेट्स एक्ट, कि एडवोकेट्स एक्ट मैंने आपको बताया 1961 में आया था, जिस उसके आने से क्या क्या चेंजेस हुए हम वो भी पढ़ेंगे, पर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। प्री एडवोकेट्स एक्ट यानी कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 में आया, उसके आने से पहले क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी। तो उसके आने से पहले एक तो ब्रिटिश प्रैक्टिशनर्स थे, उन्हें हम या तो सॉलिसिटर्स कह देते थे या अटर्नीज कह देते थे, एडवोकेट्स कह देते थे या बैरिस्टर्स भी कह देते थे। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये हम ब्रिटिश एडवोकेट्स के लिए यूज करते थे। तो जो बैरिस्टर है, जिसने किसी व्यक्ति ने बाहर से यानी कि इंग्लैंड से मान लो स्टडी करके वो अपने यहाँ प्रैक्टिस करे, तो उसे हम बैरिस्टर यानी कि जो इंग्लिश लॉयर्स हैं, ब्रिटिश लॉयर्स हैं, उनके लिए ये टर्म यूज की जाती थी। सॉलिसिटर्स भी, अटॉर्नीज भी, एडवोकेट्स भी, ये ब्रिटिश प्रैक्टिशनर्स के लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी। और इंडियन प्रैक्टिशनर क्या यूज करते थे, वकील, प्लीडर और मुख्तार्स। काम सबका लगभग एक ही जैसा था, डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग करना, केसेस को आर्ग्यू करना, कोर्ट में एविडेंस प्रेजेंट करना जज के सामने, ये फंक्शनिंग सबकी ऑलमोस्ट सेम थी, स्लाइड सा डिफरेंस था। बट अगर हम प्री एडवोकेट्स एक्ट की बात करें तो जो हमारे ब्रिटिश प्रैक्टिशनर्स थे उनके लिए कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, इंडियन प्रैक्टिशनर्स के लिए कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजी यूज होती थी। पोस्ट एडवोकेट्स एक्ट, अब एडवोकेट्स एक्ट आने के बाद क्या हुआ, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब उसके बाद। उसके बाद क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, सिर्फ दो टर्मिनोलॉजीज हैं ब्रॉडली। सबसे पहले तो सिर्फ एडवोकेट जो टर्म है वो यूज होती है हमारी कंट्री में, एडवोकेट। ये जो सॉलिसिटर है, ये जो अटर्नी है या ये बैरिस्टर है, ये टर्मिनोलॉजी हमारी कंट्री में यूज नहीं होती है। तो लॉयर और एक एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है, जब कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेता है, चाहे उसने 3 साल का लॉ करा है, यानी कि आप पहले ग्रेजुएशन करोगे, बीए करोगे, बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, बीटेक कर लो, आपने कोई भी ग्रेजुएशन की है, उसके बाद आप 3 साल की डिग्री कर सकते हो, विच विल बी एलएलबी, यानी कि उससे भी आप एडवोकेट बन सकते हो। और दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा तरीका क्या है लीगल प्रोफेशन में आने का, कि आफ्टर क्लास 12th आप 5 ईयर लॉ कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। वो 5 ईयर लॉ कोर्स बीए एलएलबी भी हो सकता है, बीकॉम एलएलबी भी हो सकता है, आजकल बीबीए एलएलबी की शुरुआत हो गई है। वो कंप्लीट होने के बाद आप लीगल प्रोफेशन में एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आ सकते हो। अब जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आप एक लॉयर कहलाते हो, क्योंकि आपने लॉ की पढ़ाई कर ली। बट लॉयर जो है कोर्ट में आके आर्ग्यू नहीं कर सकता। लॉयर जब बार काउंसिल का एग्जाम दे लेगा उसके बाद ही जो है वो अपने आप को एनरोल करा लेगा वहां पर बार एसोसिएशन में, उसके बाद ही वो एडवोकेट कहलाता है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट। लॉयर इज समवन हु जस्ट हैज अ लॉ डिग्री, जिसके पास एक लॉ की डिग्री है, चाहे वो 3 ईयर लॉ है, चाहे वो 5 ईयर लॉ है। और जो हमारा एडवोकेट है, एडवोकेट यानी कि उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्लियर कर लिया है और अपने आप को किसी स्टेट बार एसोसिएशन में एनरोल करा लिया है, अब वो एक एडवोकेट बन गया है, वो केसेस आर्ग्यू कर सकता है, ठीक है, इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट। अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट एडवोकेट एक्ट। एडवोकेट्स एक्ट आने के बाद जो ये इतनी डिफरेंशिएशन थी, इतना तामझाम था, इसे हटा दिया गया, सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है एडवोकेट्स। अब इसके साथ भी दो और टर्मिनोलॉजी हैं, एक है सीनियर एडवोकेट और एक है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सीनियर एडवोकेट सिर्फ 2 ही कोर्ट्स में होते हैं, या तो ये हाई कोर्ट में मिलेंगे आपको या ये आपको सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कभी भी सीनियर एडवोकेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो अगर हम सीनियर एडवोकेट के बारे में पढ़ें, नाम ही बता रहा है सीनियर है भाई, इनको एक्सपीरियंस होगा अच्छा खासा किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। तो सीनियर एडवोकेट क्या है, दे कैन नॉट फाइल वकालतनामा, ये खुद वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेप्ट एन अग्रीमेंट टू अपीयर इन अ केस, argues case on instructions of another advocate and designated by Supreme Court and High Court। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, सीनियर एडवोकेट्स 2 जगह होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और जो सीनियर एडवोकेट्स केसेस लेते हैं ये खुद
किसी वकालतनामा में एंटर नहीं करते। कई बार मान लो कोई, मैं एडवोकेट हूँ, मुझे कोई केस बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मुझे लग रहा है इसमें मैं आर्ग्यूमेंट शायद नहीं कर पाऊंगी, तो मैं अपना केस सीनियर एडवोकेट के पास लेके जाती हूँ, वो मेरा केस आर्ग्यू कर रहे हैं, तो वहां पे सीनियर एडवोकेट का वकालतनामा नहीं है मेरे क्लाइंट के साथ, वकालतनामा में तो मैं ही हूँ उसकी वकील, बट मेरे केस को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? सीनियर एडवोकेट कर रहे हैं। तो सीनियर एडवोकेट कभी भी वकालतनामा साइन नहीं करते हैं, कैन नॉट फाइल वकालतनामा, कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेप्ट एन अग्रीमेंट टू अपीयर इन अ केस। फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या है? हु पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आपके कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये आपके सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब एडवोकेट ऑन, जो आपका सीनियर एडवोकेट की अगर हम बात करें, सीनियर एडवोकेट बनने के लिए आपको कुछ असेंशियल क्राइटेरिया या कंडीशन पूरी करनी होती है कि आपको एक सर्टेन फील्ड में अच्छा एक्सपीरियंस है, आपका जो केसेस का वो है, आपका जो पूरा केसेस को डिस्कस करने का या उनको प्रेजेंट करने का आपकी हिस्ट्री इतनी अच्छी रही है, आपका जो केसेस का विनिंग का रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और आपको एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ केसेस में, मान लो कंपनी लॉ में या आपको बिजनेस लॉज में या आपको टैक्सेशन लॉज में, क्रिमिनल लॉज में एक्सपर्टीज है, उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपर्ट नॉलेज आपको सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जा सकता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अलग है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए आपको एक क्वालिफाइंग एग्जाम देना पड़ता है। वो कहां होता है? वो भी सुप्रीम कोर्ट ही कंडक्ट कराता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉयर्स। फिर हम बात करते हैं एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। अब इसमें क्या है, ये क्या क्या चीजें डिस्कस करता है? तो सबसे पहले ओल्ड कैटेगरीज ऑफ प्रैक्टिशनर्स अबॉलिश्ड। ओल्ड कैटेगरीज कौन कौन सी थी? अटर्नी, सॉलिसिटर, इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज बहुत कंफ्यूज कर देती थी। तो इसने सबसे पहले आते ही एक सिंपल सी चीज की, जो जितनी भी कैटेगराइजेशन है उनको खत्म किया। ओनली वन कैटेगरी एग्जिस्ट, आज के दिन में सिर्फ एक कैटेगरी है, और वो क्या है? एडवोकेट्स। तो ये सबसे पहला काम किया एडवोकेट्स एक्ट ने। जितनी जो इतनी कंफ्यूजन कर रखी थी लोगों के माइंड में, मैं बैरिस्टर कहूं, मैं अटर्नी कहूं, या मैं सॉलिसिटर कहूं, या मैं एडवोकेट कहूं, उस सबको, कंट्रोवर्सी को, उस कंफ्यूजन को इट हैज पुट एट रेस्ट, और अब सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, दैट इज योर एडवोकेट, ठीक है। फिर ऑल इंडिया बार काउंसिल ने एस्टेब्लिश किया है इसे, इसके अंदर ऑल इंडिया बार काउंसिल एस्टेब्लिश होगी, और उसमें कौन कौन होगा? अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ बार काउंसिल। तो जो हमारी ऑल इंडिया बार काउंसिल है वो कौन से एक्ट के अंदर बन रही है? एडवोकेट्स एक्ट के अंदर। और इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे? इसके मेंबर्स होंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, ठीक है। ये आपसे सीयूईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया बार काउंसिल के एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो आपका क्या आंसर होना चाहिए कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों ही एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं हमारे ऑल इंडिया बार काउंसिल के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। देन इट हैज वन मेंबर इलेक्टेड बाय ईच स्टेट बार काउंसिल। इसमें एक मेंबर ऐसा भी होगा ऑल इंडिया बार काउंसिल में जो हर एक स्टेट बार काउंसिल से आएगा। अब हमारी जितने भी जहां जहां पे हाई कोर्ट्स हैं वहां पे स्टेट बार काउंसिल्स भी हैं। पंजाब एंड हरियाणा की है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की है, मध्य प्रदेश की है, दिल्ली की है। यहाँ पे हर एक बार काउंसिल से एक एक मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इट इलेक्ट्स इट्स ओन चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। अब इसमें ऑल इंडिया बार काउंसिल में किसी ये अपने आप इलेक्ट करेंगे आपस में, इनके जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें से एक व्यक्ति को चेयरमैन चूज किया जाएगा और एक व्यक्ति को वाइस चेयरमैन की तरह चूज किया जाएगा। तो अभी अगर हम समझे ऑल इंडिया बार काउंसिल में क्या क्या है, कौन कौन लोग हैं, दो तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। कौन कौन है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स? एक आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा और दूसरा आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि जितनी भी हमारी स्टेट बार काउंसिल हैं उनमें से एक एक व्यक्ति को चुना जाएगा जो कि इस बार काउंसिल का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। तीसरा, अब ये जो इस बार काउंसिल के, ऑल इंडिया बार काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में दो लोगों को चुनेंगे, एक चेयरमैन को चुनेंगे, एक वाइस चेयरमैन को चुनेंगे। तो यही से, इन्हीं पॉइंट से आपके सीयूईटी के क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम होंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन है, अगला हम बात करते हैं स्टेट बार काउंसिल। वो तो इंडिया की बार काउंसिल का हमने डिस्कस किया, अब हम बात कर रहे हैं स्टेट बार काउंसिल के बारे में, ठीक है। सो व्हाट डज इट से? यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज द एक्स ऑफिशियो। जहां पर भी हम स्टेट की बात करते हैं वहां पे एडवोकेट जनरल आ जाते हैं,
क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी में पढ़ा था, अटॉर्नी जनरल कहाँ होते हैं, ही इज द लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। तो जब भी नेशनल लेवल पे बात होगी इट विल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और जब भी स्टेट लेवल पे बात होगी इट विल बी द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो हम स्टेट बार काउंसिल की भी जब बात कर रहे हैं तो स्टेट बार काउंसिल में भी द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट विल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर, एंड 15 to 25 एडवोकेट्स इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। यहां पर कितने टर्म के लिए कितने, ये भी आपसे सीयूईटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं, वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जो कि आफ्टर 5 years दे विल बी चेंज्ड। देन स्टेट काउंसिल, जो ये स्टेट बार काउंसिल है इसके जो मेन फंक्शन है, सो हियर स्टेट काउंसिल मींस स्टेट बार काउंसिल, इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला है एडमिटिंग लॉ ग्रेजुएट्स ऑन इट्स रोल। आपने डिग्री कर ली, 3 साल वाली की चाहे 5 साल वाली की है, आपने चाहे एलएलबी किया है चाहे बीएलएलबी किया है, आप अपने आप को किसी स्टेट बार काउंसिल में एनरोल कराओगे। एनरोल मतलब एज एन एडवोकेट वहां एनरोल कराओगे ताकि आप यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट। देन डिटर्मिनिंग केसेस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट एडवोकेट्स ऑन द रोल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि अगर किसी एडवोकेट ने मिसकंडक्ट किया है, उसने अपने क्लाइंट के साथ कुछ इनजस्टिस किया है, कि वो केस उसने ए व्यक्ति का लिया था बट वो सामने वाली पार्टी के साथ मिल गया और उसने अपने क्लाइंट को धोखा दे दिया, मिसकंडक्ट है ये भी। तो मिसकंडक्ट के केसेस कौन डिसाइड करेगा? मिसकंडक्ट के केसेस हमेशा स्टेट बार काउंसिल डिसाइड करता है, क्योंकि आपने एनरोल एज एन एडवोकेट अपने आप को वहीं किया है और इसलिए आप गलती में हो, आपने मिसकंडक्ट किया है या नहीं किया है, इसकी भी फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी किसके पास है? इसकी डिसाइडिंग अथॉरिटी हमारे स्टेट बार काउंसिल के पास ही होती है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड है ऑर्गेनाइजिंग लीगल एड। अब जो हमने पढ़ा था ना पैनल ऑफ लॉयर्स, वो पैनल ऑफ लॉयर्स इसी स्टेट बार काउंसिल से ऐसे ही चुने जाते हैं जिनका काम होगा लीगल एड प्रोवाइड करना। अब वो लीगल एड जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना लीगल सर्विसेज में, प्री लिटिगेशन स्टेज पे भी होगा, यानी कि आप लोगों को लीगल अवेयरनेस दे रहे हो, लीगल असिस्टेंस दे रहे हो या लीगल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी लीगल एड का हिस्सा है। या पोस्ट लिटिगेशन यानी कि केस के दौरान आप किसी को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, उसके बिहाफ पे कोर्ट में एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हो, वो सब भी लीगल एड का हिस्सा है। देन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट्स, क्या करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया? regulates the content, syllabus, duration of the law degree and the subjects। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप आपको कल को लॉ कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आप जिस लॉ कोर्स में एडमिशन लोगे, चाहे वो 3 साल वाला है चाहे 5 साल वाला है, उसका सिलेबस कौन डिसाइड करता है, उसका कंटेंट कौन डिसाइड करता है? तो सिलेबस, कंटेंट, ड्यूरेशन, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नॉट बाय द स्टेट बार काउंसिल। ठीक है, क्योंकि जो ये है लॉ की डिग्री है वो तो थ्रू आउट द कंट्री लोग पढ़ेंगे ना, तो एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए। यूनिफॉर्म लॉ फिर कौन डिसाइड करेगा? जो सेंट्रल लेवल पर, जो नेशनल लेवल पर, और वो कौन है? वो है हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल। इन दोनों के 2 अहम रोल आपको याद करने हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमेशा डिसाइड करता है कि जो हम कोर्स करेंगे, लॉ का कोर्स, डिग्री पढ़ेंगे, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, कंटेंट कितना होगा, सिलेबस कितना होगा। ठीक है, ये सब चीजें बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। दूसरा, स्टेट बार काउंसिल जो है वो डिसाइड करता है कि किसी एडवोकेट पे अगर किसी मिसकंडक्ट के चार्जेस लगे तो उसको डिसाइड करने वाली फाइनल अथॉरिटी हमारी स्टेट बार काउंसिल होती है, ना कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से सीयूईटी के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स हैं उनका टर्म कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। चलो जी अगला है एलिजिबिलिटी फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट, कि अगर आपको एडवोकेट बनना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी
जैसे हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी में, किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, हाई कोर्ट का जज बनना है या डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, तो क्या एलिजिबिलिटी है, क्या बेसिक कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी तभी आप जज बन सकते हो। वैसे ही एडवोकेट बनने के लिए भैया अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, हाई कोर्ट का जज बनना है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत तो एडवोकेट बनने से होती है। तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि एडवोकेट बनने की एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि अगर आपको एक वकील बनना है तो आपको क्या-क्या इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज जो है, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में अगर आपको अपने आप को एडवोकेट्स एक्ट के अंदर या स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोल कराना है तो यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओनली अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट। देन मस्ट बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, हर जगह 18 साल लिखी होती है, हम तो 18 साल ही मार्क कराए, नहीं, यहाँ पे आपको ये एज याद रखनी है। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम एन एडवोकेट, एडवोकेट बनने के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है वो है 21 ईयर्स। ठीक है, थर्ड इज मस्ट हैव अ LLB डिग्री फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी। तो जो हमारा एडवोकेट्स एक्ट है ना, वो इंडियन यूनिवर्सिटी की डिग्री को रिकॉग्नाइज करता है। ऐसा नहीं है कि आप फॉरेन से लॉ पढ़ के आए तो आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी हो, यानी कि वो जो दूसरी कंट्री है वो भी हमारे लॉ डिग्री को रिकॉग्नाइज करेगी, फिर वो भी हमारे लॉ स्टूडेंट्स को वहां पे प्रैक्टिस करना अलाउ करे, तभी फिर हम भी उनके जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या एडवोकेट्स हैं या लॉयर्स हैं उनको यहाँ पे प्रैक्टिस करना अलाउ करेंगे। देन एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है? एडिशनल रिक्वायरमेंट है एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, इसकी शुरुआत हुई 2010 से, which advocates must clear in order to able to start practice। तो आपके लॉयर से एडवोकेट बनने की जो जर्नी है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेप जो है वो है ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। अगर आपने डिग्री कर ली, डिग्री करने के बाद अब आपको अगर अपने आप को एज एन एडवोकेट एनरोल करवाना है, उससे पहले आपको ये एग्जाम देना होगा और ये क्लियर करना होगा, तभी आप एज एन एडवोकेट एनरोल हो सकते हो। ठीक है, और ये कौन से ईयर में शुरू हुआ? ये 2010 के बाद शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या हैं? सबसे पहली, if somebody wants to become an advocate or enroll as an advocate, he must be a citizen of India, he must be of at least 21 years of age and he must have completed his law degree। या तो 3 साल वाली भी हो सकती है या 5 साल वाली भी हो सकती है। और एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है? 4 कंडीशन होगी ना, 3 तो मैंने बता दी, चौथी है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ऑल इंडिया का जो बार एग्जामिनेशन है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ये आपकी यहां से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यहां से लीगल प्रोफेशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। चलो अब आगे है एस्टैब्लिश्ड, यहाँ पे फंक्शंस हैं। क्या फंक्शंस हैं? किसके पढ़ रहे थे हम? एडवोकेट्स के शायद। बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, नाउ वी हैव कम टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या फंक्शंस हैं? तो सबसे पहली चीज तो ये पूछा जाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश कैसे हुआ? एडवोकेट्स एक्ट। एडवोकेट्स एक्ट ने ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया और स्टेट बार काउंसिल्स भी बनाई। उनका हमने फंक्शंस और कॉम्पोजिशन पढ़ लिया, अब हम उनका पर्पस पढ़ रहे हैं, या क्या क्या जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है हमारा वो क्या फंक्शन करेगा। सबसे पहला एम फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे लॉ कोर्सेज हैं, लॉ डिग्री हैं, उनका सिलेबस, कंटेंट, ड्यूरेशन कौन डिसाइड करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। उसके अलावा और क्या फंक्शंस है अब हम वो देखते हैं। पहला है टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट फॉर एडवोकेट्स। एडवोकेट्स कैसे ड्रेसअप होंगे, क्या उनका एटिकेट्स होना चाहिए, क्या उनका कंडक्ट होना चाहिए, प्रोफेशनल कंडक्ट कैसे होना चाहिए, कैसे उनकी प्रैक्टिस उनको कंटिन्यू करनी चाहिए, ये सब चीजें कहाँ बताई हैं? किसने बताई हैं? हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इंश्योर करना होता है कि वो एटिकेट्स, वो जो कंडक्ट है उसको फॉलो करें। देन टू ले डाउन प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय इट्स डिसिप्लिनरी कमिटी, कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में डिसिप्लिनरी कमिटी है, किसी एडवोकेट के अगेंस्ट मान लो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, तो वो कैसे डिसिप्लिनरी कमिटी काम करेगी वो भी कौन बताएगा? हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया बताएगी। फिर टू सेफगार्ड द राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट्स ऑफ एडवोकेट्स। अब इंटरेस्ट, हमारे एडवोकेट्स के कुछ राइट्स हैं, कुछ इनको प्रिविलेजेस यानी कुछ सर्टेन पावर दी गई हैं, और कुछ इनके जो इंटरेस्ट्स हैं,
इनको प्रोटेक्ट, सेफगार्ड करना, मतलब इनको प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है? हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। देन टू प्रमोट लीगल एजुकेशन, ये भी काम है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन है लीगल एजुकेशन का प्रमोट करना, एंड टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल एजुकेशन। अब लीगल एजुकेशन में उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए, कितने, कौन सा सब्जेक्ट कितने समय के लिए पढ़ाना चाहिए, ये लॉ सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं पढ़ने, ये सब कौन बताता है? हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया बताता है। देन टू रिकॉग्नाइज ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, foreign qualifications in law obtained outside India for the purpose of admissions and as an advocate in India। अब आपने आपकी डिग्री किसी फॉरेन कंट्री से की है, लॉ की डिग्री, आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो, अब उसको डिसाइड करना कि whether you will be permitted to practice here or not, ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिस्कस करेगा। तो जो फंक्शंस हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट, कि एक वकील जो है उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उसे फुलफिल करनी होती हैं। सबसे पहला है नॉट टू कम्युनिकेट विद द जज इन प्राइवेट, कि जो जज है भाई वो तो मेरा चाचा मामा ताऊ है, मैं तो उनके पास डायरेक्टली जाता हूँ, इन पर्सन अपना केस डिस्कस करके आता हूँ, मेरे फेवर में डिसीजन आएगा, ये आप नहीं कर सकते। You cannot go to the judge in private and discuss your case, या उनसे आप कुछ फेवर्स मांगो, it is not permissible। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, मिसकंडक्ट के अंदर आपको एक्सपेल भी किया जा सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू कम्युनिकेट विद जज इन अ प्राइवेट वे, प्राइवेट नॉट टू कम्युनिकेट विद जज इन प्राइवेट रिलेटेड टू योर केस, अपने केस से रिलेटेड आप उनसे ऐसा डिस्कशन नहीं कर सकते हो। ये हो गया पहली ड्यूटी। फिर उसके बाद सेकंड जो है वो क्या है? नॉट टू अडॉप्ट इलीगल मीन्स अगेंस्ट ऑपोजिशन, कि जो आपके ऑपोजिट पार्टी है उसके अगेंस्ट आप वो कुछ इलीगल मेजर्स नहीं कर सकते, कि मैं तो जो है उसके विटनेसेस को ही किडनैप करवा देता हूं, मैं तो जो है जो उसका वकील आ रहा है कल को उसको ही कुछ, उसका ही एक्सीडेंट करवा देता हूं ताकि वो हियरिंग में नहीं आएगा और मैं ऑटोमेटिकली केस जीत जाऊंगा, या मैं कोर्ट में जीतने के लिए झूठे एविडेंस प्रेजेंट करने लगूं, वो सब इलीगल है, उसके लिए मुझे जेल में भी भेजा जा सकता है, मेरा जो लाइसेंस है वो भी सस्पेंड हो सकता है। तो मैं कभी भी प्रैक्टिस के दौरान इलीगल मींस रिजॉर्ट नहीं करूंगी अगेंस्ट दी माई ऑपोजिशन पार्टी। फिर टुवर्ड्स क्लाइंट, क्लाइंट की तरफ आपकी क्या ड्यूटी है? नॉट टू विड्रॉ फ्रॉम सर्विस, कि अगर आपने एक बार किसी का केस ले लिया तो बीच में उसको लटका के छोड़ दो बेचारे को, ना वो इधर का रहा ना वो उधर का रहा, तो क्या ये सही है? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत जेन्युइन रीजन है, आप बीमार हो गए हो, उस केस में भी आप जो केस है अपने किसी फ्रेंड एडवोकेट को एलोकेट कर सकते हो कि अब से तुम इस व्यक्ति का केस कोर्ट में प्रेजेंट कर लेना, ठीक है, बट आप किसी को, यू कैन नॉट लीव समवन हैंगिंग इन बिटवीन। देन नॉट टू सप्रेस मटीरियल एविडेंस, जो अगर आपकी नॉलेज में कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो आपके क्लाइंट के फेवर में हो सकता है, उसे जिता सकता है, आप उसे सप्रेस नहीं करोगे, आप उसे छुपाओगे नहीं, ठीक है। देन मेंटेन क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास एज एन एडवोकेट कल को कोई क्लाइंट आता है, वो आपको बताता है कि मुझसे ये गलती हो गई, आप मुझे बचा लो कोर्ट में, मेरे मतलब यू हैव टू सेव मी, जी अब तो मैं आपके भरोसे हूँ। अब वो व्यक्ति जब बेचारा आप पे इतना भरोसा कर रहा है, आप पे अपना इतना ट्रस्ट आप में इंपोज कर रहा है, फेथ इंपोज कर रहा है, आप उसे धोखा नहीं दे सकते। उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो वो विश्वास करके एज एन एडवोकेट आप पर कुछ चीजें आपको बताता है, कम्युनिकेट करता है अपने डिफेंस के लिए ताकि आप उसे प्रोटेक्ट कर सको, वो जो कॉन्वर्जेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है, आप उसे किसी और को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो भी इसको कहता है कि जो अटॉर्नी और क्लाइंट की कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, जिनको हम कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर नॉट टू नेगोशिएट डायरेक्टली विद द अपोजिंग पार्टी, मैं किसी की वकील हूं, मैं बिना मेरे क्लाइंट से पूछे ऑपोजिट पार्टी का जो वकील है उससे नेगोशिएट कर लेती हूँ, ठीक है, हम इस केस को इतने रुपए में सेटल कर लेते हैं, मैंने मेरे क्लाइंट से पूछा ही नहीं। वो बेचारा क्या चाहता है, बिना उससे पूछे मैं सेटल करके आ गई, वो तो चाहता था कि मुझे नहीं सेटल करना, मैं तो चाहती हूँ सामने वाली पार्टी को सजाओ, अब मैं बिना उससे पूछे सेटल करके आ गई, तो क्या ये इज इट अ गुड थिंग? नो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट, ये एक एडवोकेट की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो केस को सेटल करने का सोचता है, नेगोशिएट करने का सोचता है, हमेशा उसे
पहली प्रायर परमिशन या प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी, किसकी? अपने क्लाइंट की, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट में वो अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को ही प्रेजेंट कर रहा है। ही इज सपोज्ड टू प्रोटेक्ट और सेफगार्ड द इंटरेस्ट्स ऑफ हिज क्लाइंट। सो दीज आर द ब्रॉड ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स। इससे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है, इसमें इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी 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 वेरी, कितनी बार वेरी लिखूं, won't justify, but it is very important from your CET point of view, इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। So इंडिया में एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स हैज बीन स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जनरली जो लॉयर्स हैं दे आर नॉट परमिटेड टू, या उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इन रिलेशन टू एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग क्या होता है वैसे? इफ समबडी हैज एनी कंफ्यूजन, अब मैं कोई चीज बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं उसको एडवर्टाइज करूंगी ताकि वो बढ़े, ताकि उसको प्रमोशन मिले। अब जो एडवर्टीजमेंट बाय एडवोकेट्स हैं वो अपने इस प्रोफेशन का कैसे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, उसको रेगुलेट कौन कर सकता है? उसको रेगुलेट करता है हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब उसके आगे फर्दर देखते हैं, The advocate is prohibited from promoting himself through circular advertisement, personal communication, interview other than through personal relations. अब वो पर्चे नहीं बांट सकता, सर्कुलर नहीं बांट सकता अपने आप को प्रमोट करने के लिए, बट अपने पर्सनल रिलेशंस में वो ये बता सकता है कि मैंने ये केस आर्ग्यू किया, इसका ये डिसीजन आया, उसकी डिटेल्स वो वहां पर शेयर कर सकता है एज अ प्रमोशन। बट ऐसे सर्कुलर्स के फॉर्म में अपना प्रमोशन नहीं कर सकता। देन However, only 5 pieces of information, ये 5 चीजें जो हैं अपने से रिलेटेड, he can put on the internet, इंटरनेट पे एडवर्टाइज कर सकता है। सबसे पहला द नेम ऑफ एडवोकेट और द फर्म। इंटरनेट पे अपनी बारे में मैं ये चीजें बता सकती हूँ कि मेरा नाम क्या है, मेरी फर्म का नाम क्या है, यानी कि मैं किसके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स क्या है, मेरा एनरोलमेंट कब हुआ, यानी कि मैं कब से प्रैक्टिस कर रही हूँ, कितने साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, हिज प्रोफेशनल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं क्या सिविल फील्ड की लॉयर हूँ, क्रिमिनल फील्ड की लॉयर हूँ, या टैक्सेशन मैटर्स की लॉयर हूँ, एंड एरिया ऑफ प्रैक्टिस जो मैंने अभी बताया। तो ये सब चीजें आप बता सकते हो ऑन द इंटरनेट, ये बेसिक डिटेल्स आप अपने बारे में दे सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो आई होप यहां तक सबको, सब बच्चों को सब क्लियर हो गया है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें लीगल प्रोफेशन में से आप कुछ बच्चों को लगेगा कि जो हमने इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव वाला है, यानी कि यूएसए में कैसे एडवोकेट बनते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कैसे बनते हैं, कनाडा में कैसे बनते हैं, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, उससे मैम ने क्यों नहीं पढ़ाया। अब वो इसलिए नहीं हमने डिस्कस किया क्योंकि उसमें आपके सीयूईटी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लीगल प्रोफेशन में, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। एडवोकेट्स की ड्यूटी क्या है, एडवर्टाइजिंग के बारे में हो गया एडवोकेट्स की, वहां से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की क्या ड्यूटी है, एडवोकेट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, वहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्टेट बार काउंसिल, उसकी क्या फंक्शंस है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या है, कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑल इंडिया बार काउंसिल की कॉम्पोजिशन क्या है, उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ। और जो बाइफरकेशन थी, जो टर्म्स हमने पढ़ी थी कि एडवोकेट्स एक्ट आने के बाद हमने 2 टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, सीनियर एडवोकेट्स और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में होते हैं और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह बैठते हैं। अब इसके अलावा फिर हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, जो हमने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, अटॉर्नी था, सॉलिसिटर, या ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, अब एडवोकेट्स एक्ट आने के बाद सिर्फ एक ही टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दैट इज एडवोकेट। सो दिस इज हाउ वी सम अप दी chapter of legal profession in India on from the point of view of your CUET class. CUET के पर्सपेक्टिव से, CUET के पेपर में लीगल प्रोफेशन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं। CUET पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने आज क्लास में कवर कर लिए। ठीक है, Still, if anyone has any doubts, you can let me know in the comment section. कोई डाउट होगा, कोई चीज आप चाहते हो कि I explain it to you, let me know in the comment section. I will take it up in the next class. ठीक है, चलो जी। Which of the following is true about advertising by lawyers? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट बाय द लॉयर्स? पहले कहता है एन एडवोकेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, सर्कुलर्स एक्सेट्रा। ये सही है, ये तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा, एन एडवोकेट कैन प्रमोट हिमसेल्फ थ्रू पर्सनल रिलेशंस, ये भी ट्रू है।
publishing his photographs, his case law in which he was engaged. Approval from bar council is necessary. Advertisement से पहले bar council of India से approval necessary है, ये हमने पढ़ा था. So all of the above are true in relation to advertisement by the lawyers. अब अगला क्वेश्चन आता है, which of the following is not true related to duties of an advocate towards the client? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सच नहीं है related to duties of the advocate towards his client? He can directly negotiate with the opposing party. नहीं, वो तो नहीं कर सकता. He can negotiate with the opposing party only with the permission of the client. ये तो true है. So which one of the following is not true? Option A. A is the correct answer. क्योंकि जब भी कोई एडवोकेट अपने ऑपोजिंग पार्टी के साथ नेगोशिएट करता है, उसे पहले प्रायर कंसेंट या प्रायर परमिशन जो है अपने क्लाइंट की लेनी पड़ेगी. ठीक है, चलो. Today, in the Bombay and Calcutta High Courts, there is a separate class of legal practitioners known as dash who prepare the case but do not argue. जो सिर्फ केस को प्रिपेयर करते हैं बट उसको आर्ग्यू नहीं कहते, उसे हम सॉलिसिटर्स कहते हैं. और ये सिर्फ कहां पर है? ये दो जगह पर है, बॉम्बे और कैलकाटा हाई कोर्ट. ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम सॉलिसिटर्स कहते हैं. ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है सीयूईटी पर्सपेक्टिव से. चलो, अब ऑल इंडिया जो बार एग्जामिनेशन है वो मैंडेटरी कर दिया है, यानी कि कंपलसरी कर दिया है. कौन से साल से? 2011, 12, 10, 9. ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ये तो मैंने डिस्कस भी किया था. 2010 के बाद से जो है ये AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन मैंडेटरी है. ठीक है, उसके बाद ही आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो. ओके, Which of the following is not true about Bar Council of India? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड ट्रू नहीं है? President is the ex officio chairperson of Bar Council of India. Attorney General of India is the ex officio chairperson of Bar Council of India. Every state bar council elects one member to be a part of Bar Council of India. All of the above. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? This is the one. क्योंकि प्रेसिडेंट से रिलेटेड तो हमने कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा. दो लोग एक्स ऑफिशियो वो होते हैं मेंबर्स, एक तो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अनदर वन वाज सॉलिसिटर जनरल. ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट का कोई मेंशन नहीं था वहां पर. वेयर वाज द फर्स्ट नेशनल लॉ स्कूल एस्टैब्लिश्ड? अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज इट इज बैंगलोर. इफ यू फील और इफ यू थिंक द आंसर इज कॉन्ट्राडिक्टरी या कुछ कंफ्यूजन है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बट एज पर माय नॉलेज बैंगलोर में जो है वो पहला लॉ स्कूल एस्टैब्लिश किया गया था. ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट? इनमें से कौन सी एडवोकेट की ड्यूटी नहीं है? नॉट को हमेशा हाईलाइट करके अच्छे से समझना है. नॉट ही तो काम खराब कराता है सारा, इसी से ही क्वेश्चन गलत हो जाता है. हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नॉट वर्ड पढ़ना ही भूल जाते हैं. अच्छा, कौन सी ड्यूटी नहीं है? रिप्रेजेंटिंग हिज क्लाइंट, ये तो उसकी ड्यूटी है. विड्रॉ फ्रॉम सर्विस, ये उसकी ड्यूटी नहीं है. ठीक है, टू रिस्पेक्ट द कोर्ट, ये भी उसकी ड्यूटी है. टू एक्सेप्ट ब्रीफ्स एंड केसेस, केसेस को एक्सेप्ट करना भी उसकी ड्यूटी है. तो कौन सी ड्यूटी नहीं है? ऑप्शन बी, टू विड्रॉ फ्रॉम सर्विस. आपने एक बार किसी का केस ले लिया तो आपको वो सुनना पड़ेगा, उसको एक डिसीजन तक पहुंचाना पड़ेगा. ठीक है, एडवोकेट्स एक्ट केम इनटू बीइंग. एडवोकेट्स एक्ट कौन से ईयर में आया था? 1961, 62, 63, 64. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. एडवोकेट्स एक्ट केम इनटू बीइंग इन द ईयर ऑफ 1961. 1961 में जो है हमारा जो एडवोकेट्स एक्ट है, इट केम इनटू बीइंग. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू लीगल प्रोफेशन. इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन लीगल प्रोफेशन पे कोई क्वेश्चंस मिलते हैं, यू कैन प्रैक्टिस देम आल्सो. और वेरी सून वी विल ब्रिंग अ बैच वेयर यू कैन गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल दोज हु आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर क्लास, कि हमारा ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर देयर क्लास 12th बोर्ड्स, we have started a प्रवेश बैच. you can go there and have access to that particular class. और वहां पर आपकी बोर्ड्स की प्रेपरेशन जो है वो अच्छे से हो जाएगी बिफोर द बिगिनिंग ऑफ योर बोर्ड्स एग्जाम. आप वहां जाकर भी क्लास 12th की जो है अपनी बोर्ड्स की प्रेपरेशन कर सकते हैं. वहां पे आई टेल यू आई एक्सप्लेन इट टू यू कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या क्या चीजें वहां पे आपको लिख के आनी चाहिए टू फेच मैक्सिमम मार्क्स. सो क्लास 12th का जो बोर्ड्स का है वहां पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. प्रवेश बैच आप PW ऐप पे देखेंगे तो वहां पर आपको लीगल स्टडीज का क्लास 12th के लिए बोर्ड्स का सारा कंटेंट अवेलेबल है. ठीक है, सो क्लासेस हैव ऑलरेडी बिगन. ऑल दोज हु आर नॉट अवेयर और हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड और हैज टेकन दिस बैच, आप वो अगर जाके परचेज कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इन योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास.
आई होप एवरीवन नाउ अंडरस्टैंड्स कि एडवोकेट बनने की क्या क्या एलिजिबल कंडीशंस हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं एडवोकेट्स बनने के लिए, क्या उसको एसेंशियल कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, क्या ड्यूटीज हैं एडवोकेट्स की, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका क्या फंक्शन है, क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग इन डिटेल। किसी को कोई भी डाउट अगर अभी भी रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल एड्रेस योर डाउट्स देयर ओनली। Now with this we are left with one important topic, that is international law, which we will be covering up very soon, and that way we will wind up our CUET syllabus. Okay, so that's all for today's class. Thank you everyone. I hope you all enjoyed today's class. I hope you all have an amazing day ahead. Thank you.